जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिसेस में पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले जानेंगे कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं ये रो के लिए और कॉलम के लिए किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से इसका एप्लीकेशन होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है, और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बाद हम लोग निकालेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले भविष्य में आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसके बावजूद अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, या बहुत अच्छा लगता है या बहुत ख़राब लगता है, या कितना समझ पाते हैं, यह कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहें, क्योंकि आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूं। अगर हो सके तो लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको अच्छा लगे, और आपकी मर्ज़ी, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा वीडियो देखेंगे ही नहीं आप। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जाने कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला जो हम लोग को जानना है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होता है। तो दो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि आपके बुक में भी इसका डेफिनेशन है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर by one or more elementary operations we write A equivalent to B। तो यहाँ पर one and more elementary operations, देखिए one and और more elementary operations लगाकर ही हम equivalent matrix को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न आ जाता है कि भाई one elementary operations क्या होता है। यही प्रश्न आ जाता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम लगाएंगे तब ना इक्विवेलेंट को प्राप्त करेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है रो के लिए भी 3 होते हैं और कॉलम के लिए भी 3 होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। पहला जो ऑपरेशंस है एलिमेंट्री ऑपरेशंस है आपका, ये कहता है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, यानी कि आप जो है किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, तो चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिला वो पहले का इक्विवेलेंट होगा। इसके सपोर्ट में एग्जांपल देखा जाए कि अगर 2 3 7 8 5 3 2 2 9 इस तरह से कोई मैट्रिक्स है आपका ए। अब हमने क्या किया, इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए इसमें जितने भी रो के एलिमेंट हैं, रो के एलिमेंट तो सेकेंड रो में ला दिए हम, और उसके बाद यह जो सेकेंड रो में था इसको हम लोग फर्स्ट रो में चले गए लेकर 8 5 3, और इसके बाद 2 2 9 इस तरह से हमने लिख दिया। तो यह दोनों मैट्रिक्स जो है आपका इक्विवेलेंट है, यानी कि किसी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ऐसे भी लिख दें 2 3, ऐसे भी लिख दें 2 2 9 2 3 7 और 2 8 5 2 3 8 5 3। तो इसमें हमने क्या किया है, देखिए कि जो सबसे थर्ड रो था यह R3 जो था इसको हमने R1 बना दिया। उसके बाद जो हमारा यह आपका R2 था ये हमारा सबसे नीचे चला गया, R3 हो गया, और यह जो R1 था है ना, यह R1 जो था यह R2 के पोजीशन पे चला गया। यानी कि सभी रो को एक साथ आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसकी यह प्रॉपर्टी जो है हम लोग यूज आगे करेंगे, है ना। सिचुएशन आएगा तब उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ हमको ऐसा क्यों करना पड़ा, R1 को R2 और R2 को R1 से इंटरचेंज क्यों करना पड़ा। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि अगर आप R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं तो इसको आप सिंबॉलिकली इस तरह से लिखिए, वहाँ ये सिंबल दीजिए, अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R2। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ना आपका, ये बताता है कि R1 के जगह पर R2 चला गया, R2 के जगह पे आपका R1 चला गया। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने R1 और यह आपका
माफ करेंगे, ये हम इस तरह से लिख लेते हैं इसको, पहले 2 3 ये आपका चला आया है यहाँ, तो ये R1 और यह R2 इंटरचेंज हुआ है इस कंडीशन में। यह R2 जो है आपका चला आया है R3 पर, तो R3 इंटरचेंज टू R2। तो ये हम सिंबल यूज करते हैं अगर इंटरचेंज करते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरह से कॉलम के लिए भी होता है। मान लिया जाए कि कॉलम को हमने इंटरचेंज किया है, यही सेम प्रोसेस जो है कॉलम के साथ भी लागू होता है। ये आपका C1 C2 और C3 कॉलम है, ये आपका C1 C2 और यह C3 कॉलम है। हमने क्या किया, C2 को इंटरचेंज किया C3 के साथ। तो क्या करेंगे कि C1 तो अपने जगह पे ही रह जाएगा आपका, और जो आपका C2 है वो C3 बन जाएगा, यानी कि 3 5 और 2, 3 5 और 2 जो कि सेकेंड कॉलम में था, थर्ड में चला आया आपका। अब जो थर्ड में था 739, तो यह आपका सेकेंड में चला आया। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स है ना आपका, दोनों मैट्रिक्स आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए आप लोग। आप चाहे तो C1 C3 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे तो तीनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। एक समय में दो को ही हम इंटरचेंज करने का नोटेशन डालेंगे, फिर अगले स्टेप में फिर इंटरचेंज कर देंगे, तो उसके लिए भी हो जाएगा। अब जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर हम इसके लिए C1 और C2 को इंटरचेंज किए हुए हैं। तो 739 जो है फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, 282 जो है आपका सेकेंड कॉलम में चला जाएगा, और 352 जो है आपका थर्ड कॉलम में ऑलरेडी है ही। तो ये आपका इक्विवेलेंट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो पहला है ना ऑपरेशन है आपका, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, यह बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा बनता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो बाय नॉन जीरो नंबर्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया गया है और नॉन जीरो नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न कि नॉन जीरो नंबर किसको कहते हैं हम लोग, तो नॉन जीरो नंबर उसी को कहते हैं जो जीरो नहीं हो, बाद बाकी कोई भी नंबर हो। जैसे मान लिया जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है A। तो यहाँ पर इतना तो जान रहे हैं कि भाई यह R1 है, यह आपका R2 है, यह आपका R3 है। तो यहाँ पर R1 टेंस टू 3R1 हम कर दिए। तो ये कह रहा है, यही चीज कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाय ए नॉन जीरो नंबर, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह जो है इक्विवेलेंट इसी का हो जाएगा। जैसे R2 आप देख रहे हैं यही है, तो 1 4 7 तो लिखेंगे ही, और दूसरे माफ करेंगे यहाँ पर हमने R1 का ऑपरेशन लिया है, तो यहाँ पर पहले रो में हर एक एलिमेंट के साथ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह 3 × 1 हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा, 3 × 7 हो जाएगा, और यह 2 5 8 और उसके बाद 3 6 9 इस तरह से हो जाएगा आपका। और 3 × 1 तो आपका 3 ही होता है, और 3 × 4 जो होता है यह 12 होता है, और 3 × 7 जो होता है 21 होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि R1 में जितने भी एलिमेंट थे सबको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। किस ऑपरेशंस के तहत, इस ऑपरेशन के तहत, R1 टेंस टू 3R1। अब यदि हम कहें कि R2 टेंस टू -2R2, क्लियर है, R2 टेंस टू -2R2 है ना, या R2 इक्विवेलेंट टू -2R2, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा यह मैट्रिक्स आपका इक्विवेलेंट ही आता है। तो अब इस स्थिति में देखा जाए कि हमने क्या किया कि दूसरे रो के एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 और यह 12 और 21 तो रहेगा ही, 2 को जो है इस -2 से मल्टीप्लाई होने से -4 हो जाता है,
5 को -2 से मल्टीप्लाई होने से -10 हो जाता है, 8 को -2 से मल्टीप्लाई होने से -16 हो जाता है, और यह 3, 6 और 9 इस तरह से हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन में यह दूसरा रूल आता है कि आप जो है किसी भी रो के एलिमेंट्स के साथ कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन जीरो कहने का मतलब वो पॉजिटिव भी हो या निगेटिव हो, यहाँ सिर्फ ए ही नहीं, यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है। आपका क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी आ सकता है ना, और उसके बाद निगेटिव नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है। यहाँ तक तो आपका मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हार्ड ऑपरेशंस नहीं है ये सारे। इसके बाद जो तीसरा हमको है मुख्य रूप से समझना है, और इसका उपयोग भी इन्वर्स निकालने में बहुत ज़्यादा होता है। आइए हम लोग देखते हैं ये क्या कहता है कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए रो। 1 मिनट ध्यान देंगे, जिस तरह से यहाँ रो के लिए हम सारे ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं, उसी तरह से हम यहाँ C1 टेंस टू 3C1 इस तरह का भी कॉलम के साथ भी ऑपरेशन को हम यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी प्रॉब्लम जब बनाते हैं ना, आप कोई भी प्रॉब्लम इसमें बनाएंगे तो रो का ऑपरेशन अगर कर रहे हैं तो रो के ही ऑपरेशन को यूज करना होगा। रो के साथ कॉलम को नहीं मिला देना है, कॉलम के एलिमेंट्री ऑपरेशन को, या अगर कॉलम का एलिमेंट्री ऑपरेशन शुरू से ले रहे हैं तो उसमें रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग नहीं डाल सकते हैं। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे जब हम प्रॉब्लम को बताएंगे, है ना। तो मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर एंड देन एडिंग देम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो, और इसको हमको ऐड कर देना है दूसरे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। यहां ध्यान देना है कि सिर्फ एडिंग ही नहीं, एडिंग में मान लीजिए कि -3 को हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्शन हो गया। -a को ऐड करते हैं किसी के साथ तो सब्ट्रैक्शन हो गया। 3 को हम ऐड करते हैं तो यह क्या हो गया, एडिशन हो गया। a को हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, आपका एडिशन हो गया। तो यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों चीज कर सकते हैं, और यही एक एडिंग शब्द से दोनों का मीनिंग निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये कह का क्या रहा है, ये क्या कह रहा है, इस एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। ये आपका कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, और इसमें कहता है क्या कि किसी भी रो या क्या कहते हैं कॉलम के एलिमेंट्स को आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मान लिया जाए कि 2 हमने R2 कर दिया, अब फिर इसको किसी के साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये आप R1, तो यह R1 को जो है आप इंटरचेंज कर सकते हैं इस रूल से। क्लियर है, R1 को जो है इसको जो है किसी रो के साथ हम ऐड कर सकते हैं, किसी रो के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे R2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, अब फिर कहता है कि इसको किसी रो के साथ आप ऐड कर सकते हैं, तो हमने R1 के साथ ऐड कर दिया। नहीं, हमको R1 के साथ ऐड नहीं करना है, हमको R3 के साथ ऐड करना है भाई, है ना। तो चेंज कौन होगा, R3 ही ना चेंज होगा जिसके साथ आप ऐड कर रहे हैं। तो इसीलिए R3 टेंस टू R3 + 2R2 लिखते हैं हम लोग। क्लियर है। और यहाँ पर R1 में हमने ऐड किया है, तो इसीलिए R1 टेंस टू R1 + 2R2 लिखते हैं हम लोग। अब देखिए एक इसको हम लोग लगाते हैं इसको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह R1 का एलिमेंट 1, 4 और 7 है, इसके साथ प्लस 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 है, और 2, 2, 2 है, और इनटू हो जाता है R2 यानी कि 2 हो जाएगा। और फिर दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, फिर तीसरे का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 है। तो यानी कि अब जो है यह R1 आप लिख सकते हैं, 2 2 जब 4 + 1 हो गया 5। अब देखिए ये R1 आपका चेंज हो गया। अब फिर 4 5 10 14, यह 14 आ गया, 16 और यह 16 7 23 23 हो गया आपका, और यह 2 5 और यह 8 और उसके बाद 3 6 और यह 9। तो यह जो है इसका इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर है। इसके बाद और एक चीज सीखिए,
अब एक एग्जाम्पल और हम लोग इसमें लेते हैं, सी से लेते हैं, सी को जोड़ कर लेते हैं। तो सी इस रूल के तहत कहता है कि कोई भी कॉलम के एलिमेंट को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर दिए -2 से C3 को। अब फिर इसको जो है आप ऐड कर दीजिए, किसके साथ? किसी भी कॉलम के साथ ऐड कर दीजिए। तो -2 इंटू C3 का पहला एलिमेंट जो है यही हो गया आपका C3, 7 है, -2 इंटू 8 है आपका, -2 इंटू 9 है। भाई अभी तो हमने मल्टीप्लाई किया है। फिर कहता है कि आप इसको जो है ऐड कीजिए, किस में ऐड कीजिए? जिसके साथ भी सुटेबल हो। जैसे मान लीजिए कि C2 के साथ ही हम इसको ऐड कर दिए, C2 के साथ। तो C2 के साथ ऐड किए तो बदलेगा कौन भाई? C2 ही ना बदलेगा। C2 के साथ ऐड मतलब इतना उठा के हम C2 के साथ इसको ऐड कर रहे हैं, तो बदलेगा कौन? C2। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑपरेशन हो जाता है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग लिखते हैं C2 टेंस टू C2 प्लस -2 C3 लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर C2 यही है आपका, ये है वैल्यू आपका 4, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5 और तीसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6। तो 7 2 जब 14 -14 प्लस 4 तो ये आपको मिलता है -10, -16 प्लस 5 तो ये मिलता है -11 और 9 दूना 18 में 6 -12 मिल गया आपका। अब ध्यान से देखिए C2 को चेंज करना है, 1 2 3 तो सेम ही रहेगा भाई, इसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं। तो 4 5 6 अब क्या बन जाएगा आपका? -10 -11 और -12 बन जाएगा। और यह 7 8 और 9 जो है जस का तस रहेगा, क्योंकि यह जो रूल है यह रूल हमको इसी तरह से लिखने के लिए अलाउ कर रहा है। उम्मीद करते हैं और भरोसा भी करते हैं कि आपको यह समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग बच्चों ये जाने कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n है ना, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल if there exists a square matrix B of order n such that AB या BA इक्वल टू I हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग A को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि अगर A कोई मैट्रिक्स है और इसमें कोई एक दूसरा मैट्रिक्स हम लाते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ जादू कि यह आपका यूनिट मैट्रिक्स में बदल गया। क्या हो गया? यह यूनिट मैट्रिक्स में बदल गया। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इस B को हम लोग कहते हैं इनवर्स ऑफ A। B को क्या कहते हैं? इनवर्स ऑफ A कहते हैं। और A को क्या कहते हैं भाई? A को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? अब यहां पर ये सोचना है कि अगर A और B का प्रोडक्ट जो है I के बराबर है और इसके साथ हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड A इनवर्स से, है ना, तो क्या होता है कि यहाँ A इनवर्स A जो है एसोसिएट हो जाता है और B हो गया और यह आपका A इनवर्स I हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि A इनवर्स A का प्रोडक्ट जो होगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा और इंटू B इक्वल टू A इनवर्स, इट मीन्स A इनवर्स इक्वल टू B सिर्फ लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि I से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे 2 3 4 7 8 9 3 3 3 है आपका, क्लियर है। और इसको आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 1 0
0 0 1 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके देखिए ये आपका यही आ जाएगा 2 7 3 3 8 3 और 4 9 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग चाहे ए आई हो या आई ए हो या बी आई हो या आई बी हो, सबको हम इसको बी और इस दोनों को हम ए लिख सकते हैं, है ना। यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर जैसे प्रॉपर्टी में भी हमने समझाया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी में, है ना। किसी भी मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़े होंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यूनिट मैट्रिक्स जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कहने का मतलब a इंटू आई कर दीजिए, i इंटू ए कर दीजिए, तो यह आपका a ही मिलता है। यह एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन में होता है इस तरह का। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन एडिशन में क्या होता है उसको भी मैं याद दिला देता हूं। a प्लस 0 मैट्रिक्स कीजिए या नहीं तो 0 प्लस a मैट्रिक्स कीजिए, तो यह आपका a ही आ जाएगा ना। तो यह जो 0 मैट्रिक्स हुआ यह आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन के लिए हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम इस आधार पर भी हमने देखा क्या कि A इन्वर्स जो है B के बराबर होता है, इसीलिए हम B को कहते हैं इन्वर्स A कहते हैं और A को हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। और बहुत सारे मैट्रिक्स ऐसे हैं जो कि इन्वर्टिबल नहीं है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और एक बात इसमें ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जितने भी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है, यानी कि A इन्वर्स जो हम निकालेंगे यह कोई एक ही मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, वह दो नहीं हो सकता है। ठीक ना। तो इसको दिमाग में रखते हुए हम लोग अब जो है प्रॉब्लम के तरफ बढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम को बनाने से पहले कुछ बातें ध्यान में रख लेना जरूरी है। तो इसके रूल को थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इन्वर्स निकालेंगे। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा जरा सा कि प्रोसेस टू सॉल्व फॉर प्रॉब्लम, पहला स्टेप है a इक्वल टू आई ए लिखिए। अब इस a के साथ जो है हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे और तब तक लगाएंगे जब तक कि यह आपका यूनिट मैट्रिक्स में नहीं कन्वर्ट हो जाता है। क्या ध्यान रखना है भाई, इस A में यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। उसी चीज को लिखा है हमने बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन A ट्रांसफॉर्म इट इनटू द यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है। अब जो ऑपरेशंस का हमने यूज किया है, इसमें जिस ऑपरेशंस का यूज किया है, मान लीजिए 5-6 ऑपरेशन का यूज किया और उसके बाद ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है। तो वही सारा ऑपरेशन, वही ऑपरेशंस जो है इस आई के साथ भी लगता है। आई के साथ भी यही सब ऑपरेशन लगता है जो ऑपरेशन इस ए के साथ लगा यूनिट मैट्रिक्स बनने में। तो इसी चीज को लिखे हैं इन द सेम ऑर्डर वी अप्लाई द एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन आई टू कन्वर्ट इनटू बी। अब जो कुछ भी हमको मिलेगा वही हमारा बी हो जाएगा और बी को हम लोग ए इन्वर्स कहेंगे। ए इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू ये हमारा बी हो जाएगा। अब इसमें से एक प्रॉब्लम हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं और ध्यान रहे कि ये सारा प्रॉब्लम को बनाने के लिए एकदम कंसंट्रेट होके बनाना है और सारा फोकस प्रॉब्लम पर देना है, तभी आप बना पाएंगे। नहीं तो समझने के बावजूद भी आपसे प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं। ऐसा कंडीशन कितनों के बहुत सारे बच्चों के साथ हमने देखा है ना। और जो चीज़ है, जिस तरह से मैं 1-2 प्रॉब्लम आप लोग को बता रहा हूँ प्रोसेस वाइज कि उसी तरह से लिखना है, उसी तरह से सोचना है। सोचने का मैं एक तरीका आपको दूंगा, एक रास्ता बताऊंगा, आप उस पर सोच के चलेंगे तो 100% आपका हर एक प्रॉब्लम बनेगा। तो सबसे पहला हम लोग देखें एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज ये आपका 1 शायद ई है ना। यह एक्सरसाइज आपका 1 ई है
हाँ, और इसमें पहला प्रॉब्लम जो है आपका दिया गया है 1 2 3 7, 1 2 3 और 7। ये देखिए छोटा सा प्रॉब्लम है, 2x2 मैट्रिक्स का है, 1 2 3 और 7 दिया गया है, यही दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, I इक्वल टू आई ए लिखना है हमको। तो A इक्वल टू आई ए लिखने का मतलब हो गया कि यह A को हमने लिखा 1 2 3 7, और उसके बाद इस I को भी हम लिख देंगे 1 0 0 1, और इसके बाद इसके साथ A को लिख देंगे। A का वैल्यू यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमारा टारगेट है कि इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना। तो इसको यूनिट बनाने के लिए यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 7 के जगह पे 1 चाहिए, और 3 के जगह पे हमको 0 चाहिए, यही सब चीज़ चाहिए हम। अब यहाँ 3 को 0 बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर फर्स्ट रो में 1 2 एलिमेंट है, सेकेंड रो में 3 7 एलिमेंट है, यहाँ 1 0 और 0 1 है आपका, देख रहे हैं। अब इसको एलिमेंट्री यानी यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको यहाँ पर 2 के जगह 0 चाहिए, 3 के जगह भी 0 चाहिए, और 7 के जगह पे 1 चाहिए, तभी यह हमारा क्या कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स बदलेगा। तो आखिर बदलेंगे कैसे भाई, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन हम 1 2 3 जान रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हम तीसरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा को दिमाग में रिमाइंड कीजिए कि यह जो आपका R2 है, यह सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो के साथ हम ऐड कर दिए या सब्ट्रैक्ट कर दिए -3R1 को, क्लियर है, -3R1 को। अब देखिए यहाँ पर इसको बड़ी सावधानी से आप R2 के सारे एलिमेंट को लिखिए। R2 का सारा एलिमेंट 3 और 7 है, R2 का सारा एलिमेंट, इसके साथ फिर माइनस है, माइनस के बाद 3 है आपका, फिर R1 का एलिमेंट आ रहा है 1 और 2, इंटू 1 और इंटू 2। तो अब देखिए 3 - 3 यह 0 हो जाता है, और 7 - 6 ये आपका 1 हो जाता है। तो हमको यह मिल गया इस एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से, है ना। R2 का वैल्यू जो है ये तो 1 2 रहा ही, R2 चेंज होके हो गया 0 और 1 हो गया। सेम ऑपरेशन जो है हमको यूज करना है इस मैट्रिक्स के साथ भी, यूनिट मैट्रिक्स के साथ भी। तो इसमें भी देखते हैं हम लोग कि R2 का जो एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, R2 का एलिमेंट ये 0 1 है, और फिर माइनस माइनस, फिर 3 से इंटू होता है R1 को, R1 के एलिमेंट से, तो R1 का ये एलिमेंट 1 है, और ये R1 का एलिमेंट ये 0 है। तो -3 इंटू 1 ये आपको देता है -3, और यहाँ पर देखिए 1 - 3 इंटू 0 ये देता है आपको 1। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यह 1 0 तो बच ही गया, और यहाँ -3 और 1 इंटू ए आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा दो टारगेट पूरा हो गया, एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन से 2 टारगेट पूरा हो गया, 1 1 यहाँ भी आ गया 0। अब सिर्फ इसको हमको 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए चूंकि यह R1 का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है भाई, R1 का एलिमेंट है ये। R1 को ऐसा काम करते हैं कि R1 में माइनस कर देते हैं 2 इंटू R2 को माइनस कर देते हैं। देखिए R1 यानी कि 1 और 2 हो गया, R1 का एलिमेंट, रो का एलिमेंट, पहले रो का एलिमेंट, और फिर ये माइनस माइनस, ये फिर 2 है ना, 2 इसके साथ एक नॉन जीरो नंबर जुड़ा हुआ है। R2 जो है आपका 0 है, और ये R2 का दूसरा एलिमेंट 1 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह 1 मिलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आपका 0 मिलेगा। तो इसका मतलब कि हम इसको 1 0 है ना लिख सकते हैं, 1 मिला ये, और ये 2 जो है हो गया आपका 0 हो गया। तो चलिए अब इसको जो है हम लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसके बाद यही ऑपरेशन इसमें भी लगाना है आपको। तो इस ऑपरेशन लगाने के लिए देखिए
1 और 0, 1 और 0 इसका R1 का एलिमेंट है भाई, इसको हमने लिख दिया R1 का एलिमेंट। फिर कहता है -2 इंटू R2 लिखिए, तो -2 इसके साथ भी आएगा। R2 जो है आपका देखिए -3 है, R2 जो है करस्पॉन्डिंग 2 के लिए, इसके लिए करस्पॉन्डिंग 1 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, 3 2 6 प्लस 6 प्लस 1 ये 7 मिलता है, और यहाँ पर आपको मिलता है -2। तो इसका मतलब यह जो R1 है आपका, यह जो R1 है चेंज होके हो गया 7 और -2, 7 और -2, यहाँ पर -3 और ये आपका 1। अब इसको हटा दीजिए, ये चूंकि रफ वर्क है ना, ये क्या है भाई, रफ वर्क है, और इंटू ए कर दिए। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ गया, और यह 7 -2 -3 और 1 भी आ गया है। और देयरफॉर अंत में यही लिख देना है, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 7 -2 -3 और यह 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, क्लियर है। इसी तरह का हम कुछ प्रॉब्लम और भी बनाएंगे, जैसे आपको मैं अभी बता दूं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 7 और उसके बाद आपका 10, 13, 3, 7, चूंकि 2x2 मैट्रिक्स है ये, तो 2x2 कहने का मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 ऑर्डर का है, तो वो इजी ही पड़ेगा। ये सारे प्रॉब्लम जो है बहुत आसान पड़ेंगे। थोड़ा सा जो मुश्किल होगा आपका, जो मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, यानी कि 3x3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें आपको दिक्कत होगी। तो उसका भी प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे कुछ। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, क्वेश्चन 3 नंबर देख लेते हैं इसी में। तो यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, और ये 2x2 ऑर्डर का ही है। तो कोई a दिया गया है, तो इसको हम लोग आई a लिखते हैं, और इस i के बदले में जो है हम 1 0 ये यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पर डाल देते हैं, इनटू आपका a हो गया। अब इसका जो है इन्वर्स आपको निकालना है, क्लियर है। तो इन्वर्स निकालने के लिए ध्यान दीजिए कि अगर रो में कहीं भी, चूंकि हमको यहाँ चाहिए 1, यहाँ 1 चाहिए, तो सब रो में हम देख लिए कहीं भी पहला एलिमेंट 1 नहीं है, तो अब इसे ही हमको 1 बदलना होगा, 1 में कन्वर्ट करना होगा। क्या करके? कोई ऑपरेशन लगा के। तो यहाँ पर 1 करने के लिए देखा जाए कि अगर हम R1 को R1 प्लस R2 कर दें, तो देखिए तो ये 1 होता है, यह 2 1 में बनता है। तो हम देख रहे हैं कि नहीं बनता है भाई। इस दोनों को ऐड करते हैं तो यह -1 आता है। तो चलिए -1 आ गया, तो 1 फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको 1 बना सकते हैं, क्लियर है। वो थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ चल रहा है, हाँ। तो सबसे पहला ऑपरेशन ये लगाए, इसके लिए रफ यहां पर कीजिए। यह आपका R1 टेंस टू R1 प्लस R2 है। R1 का सारा एलिमेंट लिख दीजिए, अब प्लस प्लस फिर R2 का सारा एलिमेंट लिख दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये -1 आता है, यह आपका 6 आता है। तब यहाँ पर आप लिखिए 1 और 6, -1 और 6, -3 और यह आपका 1। इसके बाद RHS में इसके लिए हम लोग रफ कर लेते हैं। इस R1 को हमको लिखना है, ये 1 0 लिख दिए, प्लस प्लस R2 कर देना है, यानी कि 0 1 कर देना है। तो यह दोनों आपका मिलता है 1, यानी कि यह 1 और यह 1, यह 0 और यह 1। देखिए करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हम इसमें लगाते हैं वही ऑपरेशन इसमें भी हमने लगाया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर हमको -1 दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इस R1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला दूसरा रूल यही कहता है कि किसी भी रो या कॉलम को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई किए आप, तो ये बन गया 1, ये हो गया -6, और यह आपका हो गया -1, यह भी हो गया -1, 0 1 और यह आपका a। चूंकि रो 1 R1 को हम
R1 के सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी R1 के सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यह -3 और 0। अब यहां पर देखिए कि हमको यहां चाहिए 0, तो यहां 0 होने के लिए हम क्या करते हैं कि इस R2 में R2 के साथ ऐड कर देते हैं 3R1 को, है ना। R2 के साथ 3R1 ऐड कर दिए तो देखिए यहां पर हमने सोचा, कैसे, ऐसे नहीं लिख दिया है, यहां पर हमने सोचा, क्या सोचा कि यहां R2 1 रखा गया, ठीक है भाई। अब फिर उसके बाद R2 जो है -3 यहां पे रखा गया। अब फिर उसके बाद 3 इंटू क्या है, R1 है, तो R1 यहां पर 1 है, तो देखिए ये दोनों सॉल्व होके 0 आ जाता है। तो इसीलिए एक जो टारगेट है हमारा यहां 0 पुराने का, तो टारगेट के हिसाब से जो है हम यहां ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन को फिक्स करेंगे और इसके बाद यही एलिमेंट्री ऑपरेशन सबके साथ लग जाएगा। क्लियर है। अब इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये R2 आप देख रहे हैं, R2 यहां पर, तो -3 और ये 1 है, प्लस 3 है। R1 का वैल्यू जो है 1 है और ये -6 है आपका। अब फिर इधर जब लगाइएगा R2 में जो है आपका 0 और 1 है, अब प्लस 3 कीजिए, 3 है यहाँ पर, R1 फिर लीजिए तो -1 है, R1 का दूसरा एलिमेंट भी -1 है, तो इस तरह से ये -3 मिलता है और यहाँ पर आपका -2 मिलता है। अब बताइए कि यह R2 पर हम क्या क्या लिख सकते हैं भाई। यहाँ पर लिखेंगे 1 - 6 लिखेंगे और इससे हमको मिला 0 और इससे हमको मिला 18 -17 मिला, इससे हमको मिला -17 और फिर उसके बाद 1, माफ करेंगे इसको, ये जो वैल्यू है आपका 0, ये 0 हो जाएगा, है ना। 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ जो 1 है तो यह -17 हो जाएगा। और इसके बाद चूंकि यहाँ R2 चेंज हो रहा है, R1 को पहले लिख दीजिए, अब फिर R2 के लिए -3 और -2 इंटू A लिख दिए, तो ये चीज़ हमको प्राप्त होता है। क्लियर है। अब इतना सब चीज़ प्राप्त हुआ और इस ये जो हमने रफ यहाँ पे किया है, इस रफ को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कहीं आप कॉपी के साइड में ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से करने से क्या होता है कि आपका गलत होने का चांस बहुत कम होता है, अगर गलत भी हो जाए तो वेरीफाई करने में ठीक रहता है। तो ये हमको मिल गया। अब यहाँ पर हमको 17 के जगह पे क्या चाहिए भाई, 17 के जगह पे हमको चाहिए 1 चाहिए। तो ऐसा काम करते हैं कि इसको -17 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर R2 को हमने क्या किया, 1/17 -1/17 से R2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए R1 तो हमारा नहीं बदलेगा, तो R1 को हम लिख देंगे 1 - 6 लिख देंगे। इधर भी R1 नहीं बदलेगा, -1 लिखा जाएगा, इंटू A लिखा जाएगा। R2 के हर एक एलिमेंट को -1/17 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर 0 को हम -1/17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। अब इस 17 को -1/17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। अब इस -3 को -1/17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/17 आता है, यह 2/17 आता है। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब इसको हमको पूरा करना है 0, -6 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हमको ऑपरेशन चाहिए R1 में, तो यह R1 के साथ प्लस कर दीजिए 6 इंटू R2, देखिए यह 0 बन जाएगा। यानी कि -6 के साथ हमने क्या किया, 6 इंटू R2 जो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया इसको, तो यह बन जाता है आपका 0। और इसके बाद यह R1 जो है आपका ये 1 है। अब फिर उसके बाद 6 इंटू R2 किए तो 6 इंटू R2 किए तो 0 है आपका,
है ना। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 1 ही रह जाता है। तो इसलिए ये ऑपरेशन आप जैसे लगाइएगा तो 1 0 और 0 1 आपको मिल जाता है लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में हम यही ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं इसके लिए। तो ये कहता है कि पहले R1 को लिखिए भाई, चलिए -1 को हमने लिख लिया। फिर कहता है +6 इंटू R2 कीजिए। तो R2 जो है हमारा 3/17 है और यह 2/17 है। तो यह 3/17 और यह 2/17, तो यह आ ही जाएगा भाई। यह R2 का एलिमेंट में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, जो भी परिवर्तन होगा R1 के ही एलिमेंट में होगा। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये आपका 6 या 18 -17 यानी कि 1/17 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 1/17 आ जाएगा। 6 दूना 12 और यह आपका 12 यानी कि -5, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -5/17 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको जो है ये रफ को हटा दीजिए। अब इसमें हम लोग को पता है कि 1/17 कॉमन लेते हैं तो सारे एलिमेंट से 1/17 निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ बच गया आपका 1, यहाँ बच गया -5 और यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अंत में हम लोग को लिख देना है कि देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 1/17, यह 1 -5 3 और 2, यही हो गया, इसका इन्वर्स हो गया। क्लियर है। इसके बाद जो आपका 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स हम लोग ठीक अगले वीडियो में देखेंगे, सेपरेट वीडियो में उसको समझेंगे। और चूंकि उस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उससे कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना। इन्वर्स के साथ, इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद।